चेयरमैन वसीम रिजवी का बयान सामने आया है। हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए जन्नत की तरह है। कुछ कट्टरपंथियों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। कश्मीर में रहने वाले कुछ कट्टरपंथियों ने जहन्नुम बना दिया है। यह मुसलमानों पर निर्भर करेगा कि वो हिंदुस्तान को जन्नत बनाए या फिर जहन्नुम बनाने की कोशिश करें। वसीम रिजवी की तरफ से यह बयान दिया गया। हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए जन्नत की तरह है। अगर हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान इस्लामिक विदेशी कट्टरता के तहत हिंदुस्तान को अपने आप जहन्नुम बनाना चाहता है तो यह उसकी मर्जी है। मिसाल के तौर पर कश्मीर हिंदुस्तान के लिए जन्नत कहा जाता था, लेकिन कश्मीर में रहने वालों ने अपनी इस्लामिक कट्टरता के जरिए वहां पर इतने जुल्म और ज़्यादतियां की कि आज वहां का माहौल जहन्नुम जैसा बन चुका है। अब ये मुसलमानों के हाथ में है कि वो इस हिंदुस्तान को जन्नत की तरह बनाकर यहां रहे या इसे जहन्नुम बनाने की कोशिश करें। तो वहीं देवरिया के अंदर महिला कांग्रेस नेता से बदसलूकी का मामला सामने आया। महिला आयोग की अध्यक्ष नाराज हैं, उन्होंने संज्ञान लिया। वीडियो ट्वीट कर महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा बोली, सभी बीमार दिमाग वाले राजनीति में कैसे आते हैं। उपचुनाव में टिकट कटने पर कांग्रेस जिला कार्यालय में हंगामा हुआ था। देवरिया के अंदर महिला कांग्रेस नेता से बदसलूकी का मामला सामने आया है और रेखा शर्मा की तरफ से कहा गया कि इस मामले पर संज्ञान लिया जाएगा। एक महिला नेत्री से यहां पर मारपीट की गई, बदसलूकी की गई। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से महिला नेत्री के ऊपर हाथ पैर चला दिए गए। तो देवरिया में महिला कांग्रेस नेता से बदसलूकी का मामला सामने आया है। ये सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। तो महिला आयोग की अध्यक्ष की तरफ से एक ट्वीट किया गया, वो ट्वीट हम आपको दिखाते हैं। तो ये सभी लोग बीमार दिमाग वाले लोग राजनीति में कैसे आते हैं, संज्ञान लिया जाएगा। ये रेखा शर्मा की तरफ से कहा गया, महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और इनकी तरफ से ये ट्वीट कर बयान दिया गया। तो रेखा शर्मा ने कहा कि जल्द ही इस मामले पर संज्ञान लिया जाएगा। तो पीड़ित कांग्रेस नेता तारा देवी का क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। अजय सिंह जो जिला उपाध्यक्ष है उसने मुझे बहुत मारा और जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सैठवार इन्होंने भी मुझे मारा, भरत मणि ने मारा और जाने कौन कौन लोग थे जो मुझे बहुत पिटाई किए। क्या कंप्लेन बचाने की कोशिश नहीं की क्या आपको उसमें? देखिए, मैं तो अपनी बात रख रही थी और बात रखने का अधिकार सभी को है। पार्टी की छवि खराब हो रही है ऐसे लोगों को टिकट देकर, क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी कॉल आ रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि आप लोग को कोई और नहीं मिला, ये रेपिस्टी मिला। मैं इस पार्टी में 4 साल से हूँ। कंप्लेन कहाँ की है? हमने कंप्लेन पुलिस में की है। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश इंचार्ज असंगठित कामगार कांग्रेस कमेटी की महिला वर्कर आशा बहुगुणा की इंचार्ज हूँ। मैं कार्यालय गई और सचिन नायक जी के सामने अपनी बात रखने लगी कि आप लोग जो है एक रेपिस्ट मुकुंद भास्कर को टिकट दे करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और आप इसको वापस कराइए और किसी साफ सुथरे छवि वाले को आप जो है कि टिकट दीजिए, नहीं तो ये क्या संदेश जाएगा। हम हाथरस की बेटी के लिए प्रियंका गांधी जी और पूरी पार्टी कांग्रेस लगी हुई है उनके इंसाफ के लिए, और हम यहाँ एक रेपिस्ट को टिकट दे करके हम समाज में क्या संदेश दे रहे हैं। तो वहीं हाथरस कांड से जुड़ी हुई एक खबर हम आपको दे दें कि कल सुबह लखनऊ के लिए रवाना होगा पीड़ित परिवार। पीड़ित परिवार ने रात में लखनऊ जाने से इनकार किया। पीड़ित परिवार को नहीं है प्रशासन पर भरोसा। पीड़िता के अंतिम संस्कार को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच कल सुनवाई करेगी। तो हाथरस कांड से जुड़ी एक खबर है कि कल सुबह लखनऊ के लिए रवाना होगा पीड़ित परिवार। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच इस पर सुनवाई करेगी और रात में पीड़ित परिवार ने जाने से इनकार किया। पीड़ित परिवार ने कहा कि रात में वो नहीं जाएंगे, प्रशासन पर उनको यकीन नहीं है। ऐसे में कल सुबह उन्होंने जाने की बात की है। तो कल सुबह लखनऊ के लिए रवाना होगा पीड़ित परिवार। हाथरस से लखनऊ के लिए रवाना होगा।
है कि अभी हमें पूरा कंफर्म नहीं है, पर आपके अगर जाना होगा तो प्रशासन का फ़ोन आ जाएगा आपके पास। मैंने कहा अगर आज तो हम जाएंगे नहीं, ये देखो ये तो प्रशासन के ऊपर है, कब लग जाएगा। मैंने कहा पलटी उल्टी भी आती है। हाँ बोले ठीक है, आपको प्रशासन का फ़ोन आ जाएगा जो भी कब लेके जाएंगे। कल जाना होगा तो सुबह कल जाना होगा तो हम लोग कैसे जा पाएंगे, क्योंकि हमें तो पलटी आती, क्या जवाब देंगे वहाँ पर। अभी तक प्रशासन ने क्या सूचना दी थी आपको? प्रशासन ने ये दी थी कि हम लोग 10 बजे कल 11 बजे 10 बजे आ जाएंगे हम लोग। अभी तैयार रहना, अभी तो कुछ कह नहीं, अभी तो अब जाने जाने में कोई खतरा है? रात को तो हमें जाने खतरा है पूरी तरह से, क्या पता नहीं क्या कोई घटना का हो जाए, नहीं पूरा खतरा है यहाँ पर। तो अब कल आप जाएंगे नहीं जाएंगे? अब कल तो जाने जब बोलेंगे अगर सुबह तो जाना तो पड़ेगा, पर हमारे जो पलटी वगैरह आती है उससे हमारा पूरे में चक्कर वक्कर आते हैं। हमें वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे, क्या जवाब देंगे वहाँ पर, ये चक्कर है। अगर आज जाते तो आराम से तो रिलैक्स होके कल सुबह आराम से कोर्ट को समझते हैं। संवाददाता शुभम गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, पीड़ित परिवार कल सुबह रवाना होगा, अभी पीड़ित परिवार का क्या रिएक्शन रहा आज, क्योंकि शाम को ही निकलना था वैसे? ये तो सर आपको बता दूं कि पीड़ित परिवार को आज ही जाना था, लेकिन जब इसकी बात करें तो पीड़ित परिवार को आज शाम को निकलना था। लेकिन जब परिवार के लोगों ने कहना था कि रात को पुलिस हमको लेके जा रही थी, जिस पर हमें भरोसा नहीं था और हमें अपनी सुरक्षा पर संदेह था, क्योंकि पुलिस हमारे साथ थी, लेकिन हमारे साथ हमको डर है कि कुछ भी हो सकता था। इसको लेकर पीड़िता ने, जो उनके परिवार के सभी सदस्य, सबने मना कर दिया कि हम रात को नहीं जाएंगे। उसके बाद अब कल सुबह पुलिस उनको 5 बजे सुरक्षा व्यवस्था में लेकर जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया। खबर आगरा से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा का सरकार पर हमला देखने को मिला। हाथरस कांड को दिया बीजेपी ने दूसरा रूप। अभिषेक मिश्रा का कहना है योगी सरकार नहीं करना चाहती रोजगार के लिए कोई भी काम। तो समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री हैं अभिषेक मिश्रा, उनकी तरफ से सरकार पर हमला करते हुए बयान सामने आया और कहा कि हाथरस कांड को बीजेपी ने दरअसल दूसरा रूप दे दिया है। हम तो सब समाजवादी पार्टी लड़ाई किसी ने लड़ाई दौरा कर रहे हैं। आज जिला पूरे उत्तर प्रदेश में मैं और प्रदीप तिवारी जी दौरा कर रहे हैं। आज 20वां जिला हो गया है, लगभग 115 116 विधानसभाएं पूरी हो गई हैं। हर जगह जाके हमने एसेस करने की कोशिश की है कि सरकार के खिलाफ मुख्य मुद्दे क्या चल रहे हैं इस समय। तो आज की तारीख में मुख्य मुद्दे जो हैं, अगर ब्रीफ में कहूं तो करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है, कोरोना के मिसमैनेजमेंट, मिस हैंडलिंग, जिस तरीके से सरकार ने, अगर सरकार ठीक से काम करती, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, तो देश कोरोना से बच सकता था। लेकिन उसके खिलाफ उन्होंने ठीक से काम नहीं किया। उस समय फ्लाइट्स रोकनी चाहिए थी, इनफ्लो जो था उसको कंट्रोल करना चाहिए था, टेम्परेचर्स होने चाहिए थे, टेस्टिंग होनी चाहिए थी एयरपोर्ट्स पे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए थी, आइसोलेशन होना चाहिए था, क्वारंटाइनिंग होनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ। अब खबर हाथरस से, जहां पर पीड़ित परिवार के द्वारा हाजिरी लगाने पहुंचे प्रकाश अंबेडकर। अब पीड़ित परिवार से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। भीमराव अंबेडकर के पौत्र हैं प्रकाश अंबेडकर, और प्रकाश अंबेडकर ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। तो हाथरस मामला है जहां पर पीड़ित परिवार के द्वारा हाजिरी लगाने का मामला, और पीड़ित के परिवार से मुलाकात कर संवेदना प्रकाश अंबेडकर ने व्यक्त की है। भीमराव अंबेडकर के पौत्र हैं, ये पोते हैं प्रकाश अंबेडकर। देखिए, एक तो इस परिवार को सॉलिडारिटी दिखाने के लिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके साथ में हैं, उनके दुख दर्द हम लोग बांटने के लिए यहाँ पर आए हैं। और काफ़ी बड़ी चर्चा हुई परिवार के साथ में। परिवार की जो मांग है कि जुडिशियल ऑफिसर के साथ इसकी इंक्वायरी हो, उसकी वजह यह है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है यूपी का, इसके कई अधिकारी फिर आईबी में जाते हैं, सीआईबी में सीआईए में जाते हैं, सीबीआई में जाते हैं और किसी एजेंसीज में जाते हैं। तो एक रिश्ता बनता है कि जब डीआईजी जैसे व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और इसलिए परिवार जो है वो सिटी के रिटायर्ड जज के माध्यम से इसकी इंक्वायरी हो कह रहा है। हम लोग उसमें एक ही जोड़ रहे हैं कि अगर सिटिंग या रिटायर्ड जज के साथ में हो तो उसके साथ में उस ऑर्डर में सीआरपीसी लागू होगा, तभी जाके इस इंक्वायरी में। खबर लखनऊ से, जहां पर सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। यूपीएसटीएफ ने सरगना समेत 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया। जालसाजों के पास से बड़ी संख्या में दस्तावेज बरामद हुए। यूपीएसटीएफ ने इंदिरा नगर थाना क्षेत्र से जालसाजों को गिरफ्तार किया है। तो सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। यूपीएसटीएफ ने सरगना समेत 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया। यूपीएसटीएफ की तरफ से इन्हें गिरफ्तार किया गया। जालसाजों के पास से बड़ी संख्या में दस्तावेज बरामद हुए। तो
यूपी एसटीएफ ने सरगना समेत 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। जालसाजों के पास से बड़ी संख्या में दस्तावेज भी बरामद हुए। सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। हमारे साथ एसके वाजपेयी जुड़ गए हैं। वाजपेयी, ठगी का कारोबार ढंग से चल रहा था यहां पर और 2 को गिरफ्तार किया गया। जरा इनके पास से क्या जानकारी मिली, बताइए। बिल्कुल, ये दोनों जालसाज हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश में जो यूपी सचिवालय है, साथ ही साथ अन्य सरकारी विभाग हैं, उसमें नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी कर रहे थे और लोगों से मोटी रकम लेकर लगातार फर्जीवाड़ा कर रहे थे, जिनकी शिकायत यूपी एसटीएफ को मिली थी। जांच के दौरान यूपी एसटीएफ ने जब छापा मारा तो राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र से इन दोनों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो बड़ी मात्रा में फेक नियुक्ति पत्र और कई दस्तावेज जो इन्होंने जो अभ्यर्थी थे उनके जमा कराए थे वो इनके पास से बरामद हुए हैं। हालांकि अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और दस्तावेज जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इनके पास से मिली है, अन्य चीजों की इनसे पूछताछ की जा रही है कि इनके नेक्सस में और कौन कौन शामिल था। आखिर जो सचिवालय जैसी हाई सिक्योरिटी जोन में ये कैसे नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे और कौन कौन उसमें इनकी मदद करता था, इन बहुत सारी चीजों को लेकर पूछताछ चल रही है। तो निश्चित है कि आने वाले समय में और भी कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि पहले भी सचिवालय में नौकरी के नाम पर फर्जीवाड़े के खुलासा हुआ था। हालांकि लंबे समय बाद ये दोबारा से नया खुलासा है जिसमें 2 लोगों को एसटीएफ ने फिलहाल गिरफ्तार किया है। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर जिला गाजियाबाद से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी पहुंचे, जिनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से स्वागत किया। प्रहलाद मोदी गाजियाबाद के लोनी के चमन विहार कॉलोनी में पहुंचे और 1 सप्ताह पूर्व झुग्गियों में लगी आग का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि चमन विहार कॉलोनी में 1 सप्ताह पूर्व एक झुग्गी में आग लगी थी और फिर देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया और कई झुग्गियां इसकी जद में आ गई, जिसमें करीब 100 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। इसी का निरीक्षण करने के लिए आज पीएम मोदी के भाई प्रहलाद मोदी लोनी पहुंचे। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बारीकी से जायजा लिया। पानी की व्यवस्था है, शौचालय की उधर करवा रखी है, लगवा दिए पानी की व्यवस्था है, शौचालय की उधर करवा रखी है। तो वहीं सीओ अनूप सिंह की पत्नी अलका सिंह का जन्मदिन है और सीओ अनूप सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट डालकर अपनी पत्नी को बधाई दी। तो ये पोस्ट उन्होंने अपने फेसबुक आईडी पे किया है, जहां पर उन्होंने अपनी पत्नी को बधाई दी है। ये सीओ अनूप सिंह है। तो वहीं प्रयागराज में राम वाटिका में अमिताभ बच्चन का 78वां जन्मदिन मनाया गया। इस दौरान प्रयागराज के जाने माने लोक कलाकार आनंद किशोर के निर्देशन में पारंपरिक ढेडिया लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया और कलाकार ने केक काटकर बिग बी का जन्मदिन मनाया। साथ ही ढेडिया नृत्य के माध्यम से उनकी नजर उतारी गई। यह आयोजन पूनम किशोर की तरफ से आयोजित किया गया था। पूनम किशोर ने कहा कि बिग बी हमारे देश का एक गौरव है और उनका जन्मदिन मनाकर हम लोग उनको दीर्घायु होने के लिए ईश्वर से कामना करते हैं। ईश्वर उन्हें लंबी उम्र दे और वो हम लोगों के बीच हमेशा बने रहे। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं बहुत खुशी के साथ, जो कि हमारे अमिताभ बच्चन जी हमारे प्रयागराज से ही हैं और हम लोग सभी लोग उनके लिए ट्रेडिशनल फोक डांस जो कि हमारे इलाहाबाद का ही है, ढेडिया लोक नृत्य, उसको प्रेजेंट किया है। अभी भी लोग ने केक कट किया हुआ है और बहुत खुश है। उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना की है भगवान जी से कि वो 100 साल तक जिए और टीवी में लोग उनको ऐसे देखते रहे। बिग बी का बर्थडे है और हम सभी प्रयागवासी लोक कलाकार और कलाकार मिलकर उनके लिए केक काट रहे हैं। आज उनका जो है 78 बर्थडे है। मैं फैंस क्लब ABF टीम की मेंबर हूँ, क्योंकि मैं हमेशा उनके लिए प्रोग्राम करती रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आज उनका जो सेलिब्रेट मनाया जा रहा है वो प्रयागराज में भव्य तरीके से मनाया जाए और जो ढेडिया डांस है उसके द्वारा
जो है उनकी नज़र उतारी जाए, ताकि उनको कभी नज़र न लगे और वो हमेशा खुश रहें। और तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर बिग बी को बधाई दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, भारतीय लोकतंत्र के महानायक आपातकाल के अंधकार में जनतंत्र के मशाल प्रज्वलित करने वाले संपूर्ण क्रांति के उद्घोषक, मर्यादा एवं शुचिता के अप्रतिम प्रतिमान लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर उन्हें कोटिशा नमन। तो वहीं अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर बधाई दी है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, अमिताभ बच्चन जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अब कोरोना के बाद जो हम जीवन जी रहे हैं, क्योंकि कोरोना से अभी हम जीते नहीं हैं, लगातार जीतने की कोशिश की जा रही है और कोरोना से कैसे बचना है इस पर अब हम बात करेंगे। हमारे साथ गोंडा से सीनियर आई सर्जन डॉक्टर विकास सेठी इस पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। सेठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया में। डॉक्टर सेठी, मैं सबसे पहले आपसे यह समझना चाहूंगा एक एक्सपर्ट की नजर में कि क्योंकि आप सीनियर आई सर्जन हैं और कोरोना का जब जिक्र करते हैं तो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि ये कोरोना आंखों से भी इन्फेक्टेड आपको कर सकता है। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में ओवरव्यू चाहूंगा आपका। जी, कोरोना एक ऐसी कोविड-19 के द्वारा महामारी फैली हुई है जिसमें जब भी हम ओपीडी में बैठते हैं तो ओपीडी में बैठने से पहले उसको सैनिटाइजेशन करते हैं। सैनिटाइजेशन करने में पहले हमारे बैठने से पहले सैनिटाइजेशन होता है और हमारे उठने के बाद होता है। और इसमें सबसे ज्यादा आवश्यकता ये होती है कि सोशल डिस्टेंसिंग पेशेंट में मेंटेन करी जाए और एक के बाद एक मरीज जो हम लोग देखते हैं वो एक सिंगल मरीज अंदर आता है जिसमें मास्क पहनना अनिवार्य है और अंदर आने से पहले मरीज का हाथ का प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो। और ज्यादातर ये देखा जाता है कि मरीजों को समझाया जाता है कि अगर आपको बीमारी है तो कृपया आप ही आए, अपने बच्चों को और या बूढ़े लोगों को ना लेके आए जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम। और मरीज जब चला जाता है या जो इक्विपमेंट इस्तेमाल हो जाते हैं तो उसको फिर से सैनिटाइज किया जाता है, ग्लव्स पहन के मरीजों को देखा जाता है जिससे कि मरीजों के बीच में कोरोना होने की संभावना अत्यंत कम हो जाए। अब कोरोना ऐसा है कि सभी लोगों को पता चल चुका है कि कैसे क्या करना है, कैसे इसका प्रिकॉशन लेना है और बेसिकली ये पूरा अवेयर है, पूरे वर्ल्ड में ये महामारी फैली हुई है और इसकी अवेयरनेस को सभी लोग जान चुके हैं। तो अब धीरे धीरे आशा की जाती है कि कोरोना की बीमारी से खतरा कम हो जाएगा। अच्छा डॉक्टर सेठी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा क्योंकि आपने कहा कि देखिए अब कोरोना तो चलेगा और अभी कब तक चलेगा इसकी कोई भी पुष्ट जानकारी ना आपके पास है ना हमारे पास, लेकिन ऐसे में सीधे तौर पर अगर देखें तो जिंदगी नहीं रुकती। कहते हैं कि जिंदगी कभी किसी के लिए नहीं रुकती। कोरोना के दौरान भी हमने देखा कि एक कुछ महीनों का लॉकडाउन हुआ लेकिन उसके बाद हमें अनलॉक की तरफ बढ़ना पड़ा, कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ी क्योंकि अब तमाम दूसरी बीमारियां भी हो रही हैं। जैसे आपने अपने क्योंकि आप आई सर्जन हैं, आंखों की तमाम बीमारियां हैं और लोग अब क्योंकि लगातार सरकार ये कहती है, गाइडलाइंस भी ऐसी हैं कि जब तक बहुत ज़्यादा एक आपातकाल वाली स्थिति ना हो आप डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल का विजिट ना करें, डॉक्टर से आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन रखिए। लेकिन ऐसे में जिन लोगों को आना भी है तो वो किस तरीके से आपके हॉस्पिटल में, खासतौर से क्लिनिक की मैं बात करूं तो वहां बच पाते हैं कोरोना से? कैसे सिक्योर्ड माइंड होकर आए कि हम ठीक है, हम अगर डॉक्टर सेठी के क्लिनिक में जा रहे हैं तो हम सिक्योर्ड हैं? जी, बेसिकली मैं जिला अस्पताल में भी डॉक्टर हूं, तो मैं यहाँ पर मेरा पूरा ये रहता है कि सामने जो हमारे वार्ड बॉय हैं और जो हमारे गार्ड्स लगे हुए हैं हॉस्पिटल में, वो अपना एक मरीज को दूर डिस्टेंस मेंटेन करके करवाए। अगर मरीज के लिए कुर्सी की फैसिलिटी है तो 1 मीटर की दूरी उसमें अति अनिवार्य है और सैनिटाइजेशन के बगैर मरीज अंदर ना आए। और मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जैसे मैं आई सर्जन हूँ तो आई सर्जन के हिसाब से कोरोना का इन्फेक्शन जो फैलता है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, ब्रीदिंग से, स्नीजिंग से और ये नाक के थ्रू
मुंह के थ्रू और आंखों के थ्रू भी ये जाता है। और आंखों में जो बेसिकली देखा गया है कि कोरोना की जो सिम्टम्स आते हैं वो कंजक्टिवाइटिस के आते हैं। कंजक्टिवाइटिस वो बीमारी है जो आंख के सफेद बाएं भाग को कवर करती है और पलक के अंदरूनी भाग को कवर करती है। अब जब ये आंख में लाली हो जाती है तो जिसको पिंक आई बोलते हैं या कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, तो उसके साथ में मरीज को रोपी डिस्चार्ज या हल्का पानी सा गिरना, एपिकोरा जिसको बोला जाता है, तो वो पानी सा आता है तो उससे भी इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो मरीजों को ये कहा जाता है कि आप कहीं भी टेबल पे हाथ आपने रखा या आपने किसी चीज को छुआ या मरीज के पानी का आंख का पानी जो निकल रहा हो दूसरे को ना लग जाए, तो इस चीज का मरीज को बेहद सतर्कता से ख्याल करना पड़ता है। अन्यथा तो जहाँ तक कोरोना की बीमारी का सवाल ये है कि कोरोना बीमारी जो है अब अवेयरनेस पूरी तरह डेवलप कर चुकी है और आने वाले जितने भी आने वाले साल है उसमें कोरोना की मात्रा घटती ही जाएगी, ना कि बढ़ेगी जी। और अपने भारत में तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम दूसरी कंट्रीज से हम अपना देखें तो अपने भारत की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। तो अपने भारत में इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी होने की वजह से कोरोना के सिम्टम्स भी नहीं आते हैं। अब जैसे आँख की बात ले ले तो कंजक्टिवाइटिस का सिम्टम जो है वो लाली या जलन गड़न ये सब, तो ये वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है। तो जब तक मरीज को फीवर और कफ और ब्रेथलेसनेस, सोर थ्रोट की हिस्ट्री ना हो, किसको स्वाद कम आना शुरू हो गया है, नाक से स्मेल आनी कम शुरू हो गई है, तो उसका कोरोना की जांच करवा के उसको प्रिकॉशन के साथ उसको खासतौर से कोरोना के लिए PCR जांच करवाएं हम लोग तो ज्यादा बेहतर रहता है। उसकी रिपोर्ट आ जाए तो हम लोग उसको आगे मरीज को काफी अच्छा। डॉक्टर सेठी एक चीज और देखें, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि देखिए सिम्टम लगभग सेम होते हैं वायरल के भी और कोरोना के भी, साथ ही साथ अब तो आप कहना चाहिए कि डेंगू भी चल रहा है, चिकनगुनिया का भी अब जो सीजनल बीमारियां हैं वो भी आना शुरू हो गई और सबके लगभग सिम्टम्स अगर देखें तो फीवर आना, कोल्ड होना, यही सिम्टम्स रहते हैं। कोरोना को लेकर एक खास तौर से हमें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, तो कोई अक्सर सिम्टम आप बताएंगे कि जब ये होने लगे तो समझिएगा कि आपको कोरोना का टेस्ट तो कराना ही है। हाँ, जैसे हमारा क्या है कि अगर फीवर है और मरीज को कोरोना की ऐसे सांस की बीमारी हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो हर एक मरीज को कोविड टेस्ट के लिए जरूर भेजना चाहिए कि वो पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। और कोविड टेस्ट के लिए तब तो सरकार ने बहुत अच्छे इंतजाम कर दिए हैं, 2 नॉट मशीन लगा दी है, PCR के थ्रू रिपोर्ट 2 घंटे मिल जाती है। और अब तो ये भी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई है, जो गरीब लोग हैं उनको अपना आधार कार्ड वो दिखा दे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी इतनी अच्छी चीजें स्टार्ट करी है कि जिसका कि कुछ वर्णन अपने दिल से करे तो बहुत कम है। तो इतनी बढ़िया चीजें कोई और स्टार्ट करे तो वो तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब तो सारे बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सेठी हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत कर